हेलो एवरीवन। मेरा पहला टॉपिक है वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका है कि मुद्रा के उपयोग के अधिकार को हम वित्त कहते हैं और इसका जो आधार होता है लाभांश और ब्याज होता है, तो हम इसी को वित्त कहते हैं। वित्तीय व्यवस्था क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय बाजार, इन सभी का जो सम्मिलित रूप को हम जो है वित्तीय बाजार कहते हैं, वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो वित्तीय व्यवस्था जो है यह निवेश और ये बचतकर्ता और निवेशक के जो है मध्य की कड़ी होता है वित्तीय व्यवस्था बचतकर्ता और निवेशक के मध्य की जो है जो बीच का जो कड़ी होता है उसी को वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार जो है वित्तीय बाजार में जब मुद्रा का लेन देन जो होता है आधिक्य वाले क्षेत्र, इसमें जो है मुद्रा का लेन देन जो है आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर किया जाता है, तो उसी को हम वित्तीय बाजार कहते हैं। इसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो है इसमें वित्तीय संस्था, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाओं आदि का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि इसको जो है कंसिस्टेंटली इसको चलाया जा सके, अच्छे ढंग से जो है चलाया जा सके और इसका जो है कार्यप्रणाली अच्छे ढंग से चल सके। मेरा आधिक्य वाले क्षेत्र कहने का अर्थ है वित्तीय संस्था आधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है जो कि आधिक्य वाले क्षेत्र है। कमी वाले क्षेत्र में ग्राहक आ जाएगा, तो ग्राहक जो अभाव वाला क्षेत्र है, तो जो वित्तीय संस्था है बैंक, वो ग्राहक को जो है वित्तीय सेवा के रूप में जो है ऋण उपलब्ध कराएगा, ऋण देगा। और जो ग्राहक होता है वो बैंक को मूलधन और प्लस ब्याज सहित जो है उसको ऋण चुकाएगा। तो ये जो आधिक्य वाले क्षेत्र है बैंक और कमी वाले क्षेत्र यानी अभाव वाले क्षेत्र जो ग्राहक है, आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की जो मुद्रा का लेन देन होता है, तो हम उसी को वित्तीय बाजार कहते हैं। तो जो वित्तीय बाजार का महत्व क्या होता है? वित्तीय बाजार जो है संसाधनों की गतिशीलता में जो बहुत अधिक सहायक होता है और ये जो है बचत की प्रवृत्ति को जो प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। बचत को निवेश में परिवर्तित करने में जो है यह काफ़ी उपयोगी होता है और इससे जो अर्थव्यवस्था की समृद्धि जो दर होती है उसको जो प्रोत्साहन मिलता है, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो भारत में जो मुद्रा बाजार है, जो वित्तीय बाजार जो है दो प्रकार का होता है। एक तो मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो जो मुद्रा बाजार है इसमें जब वित्त का लेन देन जो है अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। अल्पकालिक अवधि कहने का अर्थ है मेरा 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। तो इसी को हम मुद्रा बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार में जब मुद्रा का लेन देन जो है दीर्घकालिक अवधि की तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो हम उसको पूंजी बाजार कहते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट जो है ये पूंजी बाजार है। तो इस प्रकार दो प्रकार के जो वित्तीय बाजार होते हैं। अब भारतीय जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार हमारा दो प्रकार है। एक संगठित, दूसरा असंगठित। संगठित बाजार, दूसरा असंगठित बाजार। संगठित बाजार में जो है इसमें जो मुद्रा का लेन देन जो होता है एक निश्चित नियम कानून के तहत किया जाता है। एक निश्चित नियमावली होती है संगठित बाजार में। जैसे कि हमारा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है एक निश्चित नियम प्रक्रिया के तहत जो इसमें वित्त का लेन देन किया जाता है, जमा स्वीकार किया जाता है और ऋण दिया जाता है। एक निश्चित नियम प्रक्रिया होती है। और असंगठित क्षेत्र में इसमें जो है मौखिक तौर पर जो है इसमें ऋण लिए जाते हैं और इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, नियम की कोई बाध्यता नहीं होती है। जैसे कि सेठ और साहूकार। तो इस प्रकार जो हमारा जो 1990 के लगभग का जो हमारा भारतीय जो बाजार था, भारतीय मुद्रा बाजार जो था वो असंगठित क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित था और जो असंगठित क्षेत्र था वो मौखिक तौर पर जो है वो ब्याज दर निर्धारण करता था खुद के लाभ के हिसाब से वो ब्याज दर निर्धारण करता था और लोगों को उतने ब्याज चुकाने पड़ते थे और लोग जो है इसके चलते ब्याज जो है ऋण जाल में फंस जाते थे, क्योंकि उतने जो ब्याज दर थी वो चुका नहीं पाते थे। तो इस प्रकार वर्तमान समय में हमारी जो भारतीय मुद्रा बाजार है
वो संगठित क्षेत्र पर ज़्यादा केंद्रित हो गई है, क्योंकि जो है भारत के हर कोने-कोने में बैंक मौजूद हैं। तो इस प्रकार लोग जो है अब ज़्यादा पैसे जो है वो बैंक में ज़्यादा रखना ज़्यादा सेफ समझते हैं, और उससे जो है उधार लेना अधिक सेफ समझते हैं। तो इस प्रकार असंगठित क्षेत्र का जो दायरा है वो समाप्त हो चुका है, और असंगठित क्षेत्र जो है अब चलायमान हो गया है। तो इस प्रकार इस प्रकार हम अब जो है तरलता पढ़ेंगे। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी जो है उसको कहते हैं जिसमें कोई किसी परिसंपत्ति को कम समय में और कम हानि में, न्यूनतम समय और न्यूनतम हानि में जब उसको नकद में परिवर्तित कर दिया जाता है तो हम उसी को तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। इसी की जो सोना है, गोल्ड है, इसकी जो तरलता है परिसंपत्ति से अधिक है, क्योंकि हम सोने को जो है कभी भी मार्केट में बेचकर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में पैसे ले सकते हैं। और जैसे बैंक में जो हमारे पैसे जमा होते हैं, जो बैंक बैलेंस जो होता है वो भी एक जो है उसकी भी तरलता लिक्विडिटी अधिक होती है, क्योंकि हम बैंक से कभी भी कैश में अपने पैसे ले सकते हैं। और जबकि परिसंपत्तियों को बेचने में जो है समय लगेगा, उसको कैश में कन्वर्ट करने में जो है समय लगेगा। तो इस प्रकार और उसमें हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार कम हानि में और कम जो है समय में जब पैसे को हम नगदी में सब परिसंपत्तियों को जब हम नगदी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसी को तरलता कहते हैं। परिसंपत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एसेट्स 3 प्रकार के होते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियाँ, मौखिक परिसंपत्तियाँ एंड बौद्धिक परिसंपत्तियाँ। तो ये जो है 3 परिसंपत्तियाँ होती हैं। अब हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई क्या है? आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है, ये जो है मुद्रा का नियमन करता है और मुद्रा जारी करता है। आरबीआई की संरचना और कार्य को जो है आरबीआई कार्य प्रणाली को जो आरबीआई अधिनियम 1934 में जो है के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। और भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का जो नियमन होता है करने का जो अधिकार है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो आरबीआई को ही प्राप्त है। तो जो आरबीआई का अब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई का संगठन क्या है? आरबीआई में जो है आरबीआई के अंतर्गत किसी भी जो है बैंक से संबंधित कोई भी जो निर्णय होता है, जो प्रमुख निर्णय होता है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है इस निर्णय को लागू करने के लिए जो है स्थानीय बोर्ड की जो है सलाह लेता है। तो जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है इसमें जो है एक गवर्नर होता है और जो है एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर और उप गवर्नर की जो नियुक्ति है भारत सरकार द्वारा की जाती है, और भारत सरकार इसको जो है आरबीआई अधिनियम 1934 की जो है 1934 के द्वारा ही करता है। और आरबीआई जो है भारत सरकार जो इन दोनों को जो पुनः नियुक्त भी कर सकता है। तो केंद्रीय निदेशक जो बोर्ड है इसमें जो है 10 निदेशकों को भी नियुक्त किया जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और जो स्थानीय बोर्ड होता है इसमें जो स्थानीय बोर्ड में जो भारत में वर्तमान में जो 4 आरबीआई में जो है 4 स्थानीय बोर्ड हैं, और चारों स्थानीय बोर्ड के जो है 4 निदेशक हैं। तो वो 4 निदेशक और 10 जो है 10 निदेशक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने होते हैं, और 2 जो है सरकार की तरफ से होते हैं। सरकार की तरफ से 2 अर्थशास्त्री जो है सरकार की तरफ से रहते हैं केंद्रीय निदेशक बोर्ड, ताकि वो सरकार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको प्रकट कर सकें। तो इस प्रकार जो है जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है इसके द्वारा जो है किसी भी प्रमुख निर्णय को लागू किया जाता है, और स्थानीय बोर्ड की जो उसमें सलाह ली जाती है। तो इस प्रकार जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड में ये जो निदेशक होते हैं ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड के मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का जो है ये कंपलसरी है कि उनका जो 1 वर्ष में जो 6 बैठकें होना ही है, और तिमाही आधार पर जो है उनका तिमाही आधार पर कम से कम 1 बैठक होना ज़रूरी है। तो वर्तमान में जो है जैसे कि मैंने बताया आरबीआई में जो 4 स्थानीय बोर्ड है, और चारों स्थानीय बोर्ड के अलग अलग निदेशक हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के में जो आर्थिक हितों को जो पूरा करने के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड को जो है सलाह देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है पूरी जो है इन सब संगठनों से जो है मिलकर बनती है। 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 निदेशक, 2 सरकारी अधिकारी एंड 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक। तो इस प्रकार हम आरबीआई के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो उसका केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य होता है, और दूसरा जो है विकासात्मक कार्य होता है। केंद्रीय बैंक के रूप में उसका कार्य पहला ये होता है कि वह
वो जो है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करने का कार्य करती है। वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करने का कार्य करती है। दूसरा है कि वो जो है कागजी मुद्रा जारी करती है। आरबीआई जो है मैक्सिमम 200 करोड़ रुपए तक जो है वह रिजर्व रखने का अधिकार होता है आरबीआई को। और इसका तीसरा कार्य होता है कि ये जो है किसी भी नए बैंक को जो है लाइसेंस देने का कार्य करती है। चौथा, इसका केंद्रीय बैंक के रूप में ये कार्य होता है कि ये जो है मौद्रिक नीति का जो है संचालन करती है। तो इसका अब हमने केंद्रीय बैंक के रूप में इसका कार्य देख लिया। विकासात्मक कार्य देखेंगे। ये जो वित्तीय समावेशन को जो है का विस्तार करती है। और यह वित्तीय साक्षरता में जो है सुधार करती है। और वित्तीय व्यवस्था का जो आधुनिकीकरण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है ये जो है भारत सरकार की जो है राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बैठाकर जो है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाने में जो है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाती है। और जो है विदेशी विनिमय बाजार का जो है नियमन करने का भी कार्य करती है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक संस्थाओं में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो है बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करती है, अंतिम उधारदाता के रूप में। और ये सरकार का बैंकर भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो इस प्रकार जो आरबीआई के जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति, इसका जो अभिप्राय है मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति जो है केंद्रीय बैंक की जो है उस नीति को कहते हैं जिसके तहत अर्थव्यवस्था में जो है तरलता का समायोजन किया जाता है, मुद्रा के प्रभाव को जो है कम करने का कार्य किया जाता है। और यह जो तरलता समायोजन की उस नीति है, वह नीति है जो कि देश की जो है आर्थिक नीति का हिस्सा माना जाता है, जिसके द्वारा जो ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति एंड मुद्रास्फीति दर पर जो नियंत्रण रखा जाता है। तो इन तीनों चीज़ों पर ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति एंड मुद्रास्फीति दर, इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को लागू करती है, मौद्रिक नीति का संचालन करती है। और ये जो आर्थिक समृद्धि दर को जो है प्रोत्साहित करने का भी कार्य करती है मौद्रिक नीति। तो जो मौद्रिक नीति है सरकार की राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बिठाकर जो है आर्थिक समृद्धि दर को जो है बढ़ाती है। तो मौद्रिक नीति के जो कुछ कार्य भी हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि इसका पहला कार्य है तरलता का समायोजन करना। जिससे इसका पहला कार्य मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। दूसरा है कीमत स्थिरता और वित्तीय विनिमय स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करती है। और ये जो है आर्थिक समृद्धि मुद्रास्फीति दर के मध्य जो है तालमेल बनाए रखती है। और इससे जो है आर्थिक विकास होता है, मुद्रा की स्थिरता बनी रहती है, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। और ये जो रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है। तो इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जो कि ये जो है इन सबको पूरा करने का कार्य करती है। मौद्रिक नीति के प्रकार 2 प्रकार की होती है मौद्रिक नीति। एक तो सस्ती मौद्रिक नीति होती है, यानी सस्ती। दूसरी होती है कठोर मौद्रिक। सस्ती कहने का अर्थ है विस्तारित नीति, एंड कठोर मतलब संकुचित मौद्रिक नीति। तो जो सस्ती मौद्रिक नीति है, इसमें जो इसके अंतर्गत जो ब्याज दरें होती है, ब्याज दरों को जो है कम कर दिया जाता है, ब्याज दरों में कमी की जाती है। और इसका उद्देश्य होता है तरलता में जो है कमी करके जो है औद्योगिक उत्पादन को जो है प्रोत्साहित करना होता है, औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ाना होता है। जो है मुद्रास्फीति दर को जो है ब्याज दरों को जो है कम करने का कार्य। दूसरा है कठोर मौद्रिक नीति में जो है ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता है, ब्याज दरों को बढ़ाकर जो है इसमें तरलता को जो है कम किया जाता है बाजार में। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस नीति के द्वारा जो है आर्थिक मंदी दर को जो है कम करने में जो है ये सहायक होती है कठोर मौद्रिक नीति। लेकिन जो है इससे जो कठोर मौद्रिक नीति इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक जो है ब्याज दरों को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है इसका उद्देश्य होता है तरलता को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को जो नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो कठोर मौद्रिक नीति अपनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। और यह जो नीति होती है इसका जो आर्थिक समृद्धि को जो है विपरीत रूप से जो है प्रभावित कर सकती है कठोर मौद्रिक नीति। जैसे कि मौद्रिक नीति जैसे कि मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, एक तो सस्ती, दूसरी कठोर मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दरें कम होती है, तरलता अधिक हो जाती है मार्केट में। तरलता अधिक होने से जो है अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ यानी विकास होता है वो बढ़ जाता है।
जबकि कठोर मौद्रिक नीति में ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है, तरलता कम हो जाए, तरलता कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब जब सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। सस्ती मौद्रिक नीति अपनाने से लोगों के पास अधिक पैसा आ जाता है, जिससे जो है मार्केट में जो है महंगाई बढ़ जाती है। तो और कठोर मौद्रिक नीति अपनाने से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये दोनों मौद्रिक नीतियों का जो है एक दूसरे पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मई 2016 में RBI अधिनियम 1934 में जो है संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत जो है लचीली मुद्रास्फीति दर का जो है लक्ष्य निर्धारित करने के लिए RBI को जो है सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए। उस संशोधित अधिनियम में जो है यह प्रावधान किया गया कि भारत सरकार RBI के जो है साथ परामर्श करके प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जो मुद्रास्फीति दर का जो निर्धारण करने का कार्य करेगी। लेकिन जो कि वर्तमान में जो है अभी 2026 के जो है मार्च महीने में 2026 तक जो मुद्रास्फीति दर का निर्धारण किया गया है 2026 तक, जो कि 4+-2% जो है CPI आधारित जो मुद्रास्फीति दर का जो निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार जो संशोधन के माध्यम से जो है ये किया गया कि हर 5 वर्षों में जो है एक बार मुद्रास्फीति दर का जो है निर्धारण किया जाए सरकार और RBI के द्वारा। तो इस प्रकार हमने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ा। मौद्रिक नीति को जो है साख नियंत्रण नीति भी कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति 2 प्रकार का होता है। एक तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के 2 उपकरण होते हैं, एक तो मात्रात्मक, दूसरा चयनात्मक। मात्रात्मक उपकरण में जो है पहला है LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF 2 प्रकार के, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा है VRR वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये 2 प्रकार के होते हैं, CRR एंड SLR। नेक्स्ट है बैंक रेट है, और नेक्स्ट है INSF रेट। तो ये जो कुछ मात्रात्मक उपकरण हैं मौद्रिक नीति के। चयनात्मक उपकरण में है साख नियंत्रण नीति, साख राशनी, नैतिक दबाव एंड इनमाइग्रेशन एंड जो है मार्जिन लिमिट। तो इस प्रकार कुछ चयनात्मक उपकरण हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ें। मात्रात्मक उपकरण जो है अर्थव्यवस्था में जो है केवल मुद्रा की मात्रा को जो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और यह जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में जो है सहायक होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण जैसे कि LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। जो तरलता समायोजन सुविधा है, यह जो है तरलता समायोजन जो है इसके द्वारा जो है RBI अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक अवधि की तरलता को जो समायोजित करता है। अर्थात जो है ये जो है मौद्रिक नीति जो है